का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। शुरुआत करेंगे बैंकों के निजीकरण से। क्यों पीछे हटी सरकार? क्यों घट रहे हैं देश में मोबाइल के यूजर्स? भारत छोड़कर क्यों जा रही मेट्रो? मनरेगा पर दुविधा में सरकार। क्या दुनिया भर में फिर से लौटेगा कोरोना? और क्यों टूटा किसानों का सपना? इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें झटपट के हिस्से में हैं, बहुत सारी खबरें दुनिया से हैं, देश से हैं। लेकिन शुरुआत निजीकरण से। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी के प्रस्तावित निजीकरण पर विभिन्न मंत्रालयों और आरबीआई के साथ चर्चा के बाद ही कोई फैसला करेगा। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में यह बयान दिया। आम बजट 21-22 में सरकार ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद रणनीतिक विनिवेश के लिए एक नीति की घोषणा भी की थी। लेकिन सर, पूरा साल हो गया, हम अगले बजट के दहलीज पर आ गए, चौखट पर आ गए, निजीकरण की बात कहीं बढ़ती नहीं दिखी। ऐसा क्यों? पूरा साल क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखें तो भारत की कोई भी सरकार, अब एक और सरकार जो चुनाव की तरफ बढ़ रही है, वो भी भारत की सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन की, उनके सही ढंग से विनिवेश की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में एक और गुत्थी की बात करेंगे जो इसी तरह से उलझी हुई है। बैंकों के निजीकरण पर पिछले साल बजट में इतना उत्साह था, सरकार ये कह रही थी, कुछ सरकार के अधिकारी तो ये कहते हुए सुने गए थे पिछले साल कि भारत में सरकार सभी बैंकों से बाहर निकल जाना चाहती है। रिजर्व बैंक ने एक पूरी पॉलिसी बना दी थी जिसमें स्ट्रेटेजिक तौर पर जो इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनको सूचीबद्ध कर दिया गया था और उसके बाद बचे हुए बैंकों के बारे में कहा गया था कि उनकी हिस्सेदारी बेची जाएगी। ताज़ा नज़ीर आईडीबीआई बैंक को लेकर है। पूरा साल खत्म होने वाला और आईडीबीआई बैंक को हर तरीके की रियायतें दी जा चुकी हैं। इसके विनिवेश के लिए विदेशी निवेश आएगा, टैक्स में रियायत दी जाएगी, पर कोई बैंक को कोई ग्राहक नहीं मिल पाया है। सरकार इसके अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण होना है तो कुछ कानूनी बदलाव भी होने हैं। सरकार ने जितना संकल्प बजट में बात करते हुए दिखाया था, उसके बाद के महीनों में वो संकल्प क्रमशः पारे की तरह घटता चला गया और वो कानून भी वापस नहीं आ पाया। अब जबकि चुनाव सामने खड़ा है, चुनाव आते आते सारे सुधारों का सारा उत्साह ठंडा होकर खत्म हो जाता है क्योंकि चुनाव सामने है और अब सरकार शायद बैंकों के निजीकरण को लेकर या बैंकों में किसी बड़े पुनर्गठन को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए रास्ता बताया गया है कि रेगुलेटर यानी आरबीआई और जो प्रमुख मंत्रालय उनसे बात करके फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस बजट में और अगले साल तक हमें बैंकों के स्तर में कोई बड़े पुनर्गठन की संभावना नहीं दिखाई देती। हालांकि बाजार इस वक्त किसी भी निजीकरण के या निजी सरकारी कंपनियों के शेयरों की बिक्री के माफिक था क्योंकि बाजार में तेजी थी। बैंकों की स्थिति पिछले 5-6 सालों में सबसे अच्छी है, लेकिन फिर भी सरकार अपने भीतर से अपनी संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाई। अक्टूबर के दौरान देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या में लगातार दूसरे महीने गिरावट देखने को मिली है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तरफ से जारी आंकड़ों में कहा गया कि अक्टूबर में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 18.1 लाख की कमी आई है और कुल आंकड़ा 114 करोड़ 36 लाख पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर में भी मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 36 लाख 60 हज़ार की कमी देखने को मिली थी, तब आंकड़ा 114 करोड़ 56 लाख पहुंचा था। सर, क्यों घट रहे हैं लगातार ये मोबाइल यूजर्स? ये खबर भारत की डिजिटल क्रांति की दृष्टि से थोड़ी चिंताजनक है। सितंबर के बाद अक्टूबर में भी हमने भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में कमी देखी और ये इस कमी के साथ भारत में जो टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों में, ओवरऑल उसमें गिरावट आई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शुभम इस आंकड़े में ये है कि भारत में वायरलेस टेली डेंसिटी सितंबर में जो 82.75% 82.94% थी, वो अब अक्टूबर में 82.755% रह गई। यानी भारत में जो वायरलेस सेवाओं की डेंसिटी है, गहनता है, लोगों के तक पहुंचना, वो भी कम हो रहा है। दो बहुत महत्वपूर्ण वजह इसकी दिखाई देती हैं और दोनों वजह महंगाई से जुड़ती हैं। पहली वजह यह है कि भारत में मोबाइल के हैंडसेट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हमने इसको पिछले 1 साल से लगातार ट्रैक किया है। दूसरी चीज़ ये कि भारत में मोबाइल पर डेटा और फ़ोन की दरें लगातार बढ़ रही हैं।
और ख़ास तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी या मोबाइल का इस्तेमाल जिस कैटेगरी के, जिस वर्ग के सब्सक्राइबर्स के बीच में दिखता था, जो एंट्री लेवल सब्सक्राइबर्स थे, वहाँ पिछले एक साल में किसी भी मोबाइल कंपनी के एंट्री लेवल पैकेज अब 3 अंकों तक पहुँच चुके हैं, 100 से ऊपर हो चुके हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत में मोबाइल की खपत घट रही है। ये लगभग उसका बिल्कुल उल्टा है। ये विरोधाभास है कि भारत में सरकार लोगों को डिजिटल सेवाओं की तरफ प्रेरित कर रही है, लोगों से डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाने के लिए बात कह रही है, और दूसरी तरफ जो पहले से बने हुए सब्सक्राइबर्स थे या जो मोबाइल की खपत है उसमें गिरावट आ रही है। स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, डुंजो, ब्लिंकिट, आप इन्हें क्विक कॉमर्स कंपनी के नाम से जानते होंगे, लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म घाटे का सामना कर रहे हैं और अपने घाटे को कम करने के लिए नई नई रणनीति अपना बना रहे हैं। नई रणनीति अपनाई गई कि ग्राहकों को 1000 या उससे ऊपर के ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए कंपनियां इंसेंटिव दे रही हैं, डिस्काउंट दे रही हैं। बड़े ऑर्डर से सर्विस कॉस्ट कम होगी, जिससे प्लेटफॉर्म का खर्चा घटेगा। सर, क्विक कॉमर्स कंपनियों में दिक्कत क्या है? इस तरीके के कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? क्विक कॉमर्स कंपनियां भी लगभग उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर आप फिनटेक या एडुटेक कंपनियों को देख सकते हैं, पर क्विक कॉमर्स कंपनियों की चुनौती थोड़ी ज़्यादा गहरी है और वो उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन कंपनियों ने भारत में रिटेल सेक्टर में रोजगार बढ़ाने में एक बड़ा योगदान किया था। क्विक कॉमर्स का मतलब वो कंपनियां जो किसी दुकान से सामान उठाकर आपके घर तक पहुंचाती हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती इन कंपनियों के पास शहरों में आ रही है कि जो औसत ऑर्डर का आकार है वो बहुत छोटा है। क्योंकि ये कंपनियां आपके आसपास के बाजारों से सामान लेकर आती हैं, तो लोग 300 रुपये, 200 रुपये और 400 रुपये तक के छोटे छोटे ऑर्डर इन्हें देते हैं। बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट दी थी, उस हिसाब से ये पाया था कि भारत में जो क्विक कॉमर्स की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो $6 से भी कम है, यानी करीब 500 रुपये से भी कम आपको एवरेज ऑर्डर की वैल्यू दिखाई देती है। और इस एवरेज ऑर्डर की वैल्यू के कारण कई बार अक्सर इन कंपनियों को ऑर्डर पर की डिलीवरी करने में जो लागत लगानी पड़ती है उसका कोई रिटर्न नहीं मिल पाता। यही समस्या आपको फूड कंपनियों के साथ, जोमेटो और स्विगी के साथ भी दिखाई दे रही है। चूंकि भारत में लोग कोई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वे छोटे छोटे ऑर्डर्स के लिए भी कोई कॉमर्स को बुलाते हैं। जबकि बर्नस्टीन ने और कुछ दूसरे अध्ययनों ने पाया था कि अगर व्यक्ति ऑफलाइन स्टोर पर जाकर सामान खरीदता है तो वो औसतन 500 से 800 रुपए का सामान एक बार में खरीद कर लेकर आता है, लेकिन सुविधा के कारण कोई कॉमर्स कंपनियों को छोटे ऑर्डर मिल रहे हैं। ये कंपनियां कैश बर्न कर रही हैं, संचालन को चलाने के लिए स्टार्टअप्स हैं, बड़ा पैसा डाल रहे हैं, और जबकि रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जो जेप्टो जैसी कंपनियां हैं, इनके लिए भी मिनिमम 1000 रुपये का ऑर्डर ही इन्हें किसी तरह से कारोबार में टिकाए रख सकता है। और इसलिए अब ये इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि लोग बड़े ऑर्डर, जो भी ग्राहक हैं, उससे बड़े आकार के ऑर्डर पेश करें। थोक और रिटेल कारोबार में रेवेन्यू के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी मेट्रो भारत में कारोबार समेटने की योजना बना रही है। मेट्रो के ग्लोबल सीईओ स्टेफन ग्रेवेल ने कहा है कि भारतीय कारोबार को बेचने के लिए बातचीत अब अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मेट्रो के कैश एंड कैरी होलसेल बिजनेस को 4000 से 4500 करोड़ रुपए में खरीदने की सहमति बनाई है। सर, भारत में रिटेल का बाजार तो बढ़ रहा है, लगातार कंपनियां निवेश कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, फिर मेट्रो छोड़ के क्यों जा रही है? मेट्रो जिस मॉडल में आई थी, ये भारत के रिटेल क्षेत्र के ओपनिंग की पुरानी कथा है, पिछले दशक की कथा है। पिछले दशक में भारत में, पिछले दशक 15 साल में भारत में राजनीतिक रूप से रिटेल सेक्टर की ओपनिंग को लेकर जबरदस्त राजनीतिक खींचतान हुई थी। एक दौर था जब सरकारों ने भारत में रिटेल में, खुदरा रिटेल में विदेशी निवेश की इजाज़त दे दी थी, पर तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने बाद में अलग अलग तरीके से अपने स्थान बदले, वे सारे राजनीतिक दल एक दौर में रिटेल में विदेशी निवेश का समर्थन करते थे और दूसरे दौर में उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा दबाव बना तब सरकार ने विदेशी निवेश में विदेशी कंपनियों को, केवल विदेशी ब्रांड्स को केवल होलसेल रिटेल में, होलसेल सेक्टर में आने की छूट दी थी। मेट्रो उसी रास्ते से आई हुई कैश एंड कैरी कंपनी थी, जो दरअसल B2B कंपनी है, यानी जिससे थोक व्यापारी, थोक कारोबारी, होटलियर्स इनसे सामान खरीद सकते हैं। B2B बिजनेस में मार्जिन्स काफ़ी थिन हैं और काफ़ी कम हैं, क्योंकि कंपनियों को बड़ा स्टॉक्स क्रिएट करना पड़ता है, बड़ी इन्वेंट्री बनानी पड़ती है। मेट्रो या कैश कैरी जैसी कंपनियां छोटे ग्राहकों को या खुदरा व्यापारियों को सामान नहीं बेच सकती। इसके बाद पूरे भारत के रिटेल सेक्टर का युग बदल गया, परिवर्तन हो गया, देशी ब्रांड आ गए, छोटे छोटे अलग अलग फॉर्मेट के स्टोर आ गए, आपके घर के बगल में छोटे स्टोर से लेकर बड़े मेगा स्टोर्स तक आ गए।
ये सुधार कहीं पीछे फंसा हुआ रह गया। मेट्रो सुधार की आखिरी कंपनी थी जो सामने खड़ी हुई। अब मेट्रो की समस्या ये है कि जिस सेगमेंट में मेट्रो खड़ी हुई है वहाँ रिलायंस रिटेल का नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो चुका है। B2B सेगमेंट में रिलायंस इस समय ग्रॉसरी सबसे बड़ी ग्रॉसरी रिटेलर है। करीब 2400 के आसपास स्टोर हैं देश में, जबकि मेट्रो के केवल 31 स्टोर हैं। और इसलिए मेट्रो एक बड़ी कंपनी है जो भारत से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है और बातचीत यही चल रही है कि शायद रिलायंस मेट्रो के कारोबार को खरीदेगी। हालांकि मार्जिन कम होने के बाद भी शुभम मेट्रो के आंकड़े बताते हैं कि मेट्रो की सेल्स में 2022 में भी बढ़ोतरी हुई। करीब 982 मिलियन डॉलर की मेट्रो की सेल्स थी जो 2021 में 812 मिलियन डॉलर थी। यानी कंपनी की बिक्री बढ़ रही थी बाजार में। लेकिन फिर भी जिस तरह से रिटेल का बाजार बदला है उसमें अब B2B सेगमेंट में बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा इन मार्जिन्स में, इसलिए मेट्रो भारत से बाहर जा रही है। अब खबरें आगामी बजट से। इस बार के बजट में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए होने वाले आवंटन में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जितना आवंटन हुआ था उतना ही आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए भी होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले अन्य सेक्टर में सुधार की संभावना है, जिसकी वजह से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग घटने के आसार बन रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के लिए बजट आवंटन घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। सर, मनरेगा को लेकर आपको नहीं लग रहा सरकार असमंजस में दिख रही है? अभी ग्रांट लेकर आती है, रिकवरी की बात एक तरफ कहती है, मनरेगा में जो रोजगार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। मनरेगा को लेकर सरकार का असमंजस बड़ा स्पष्ट है। संसद में वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ये कहते हुए सुने गए कि अर्थव्यवस्था खुल रही है, इसलिए मनरेगा में रोजगारों की मांग कम हो रही है। लेकिन जैसा शुभम ने संकेत किया कि सरकार अभी जब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से पूरक अनुदान मांगे लेकर आई तो उसमें 16,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा बजट से मंजूरी के लिए मांगा गया, जबकि सरकार ने इससे पहले बजट में मनरेगा का आवंटन घटा दिया था। जो इस साल का बजट आया था उसमें मनरेगा का आवंटन घटा दिया था। अब एक तरफ मनरेगा में जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स हैं सरकार के पास, वो सरकार के अपने मंत्रालयों की रिपोर्ट्स हैं, वो बता रही हैं कि लोगों की लंबी कतार है रोजगार मांगने वालों की। 35 से 40 दिनों का भी रोजगार नहीं मिल पाता, जबकि उन्हें 100 से ज़्यादा दिनों का रोजगार मिलना चाहिए। भारत में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 8% के आसपास है। इसके बाद भी सरकार को ऐसा लगता है कि मनरेगा में मांग कम हो रही है और इसलिए मनरेगा में बजट का आवंटन नहीं होना चाहिए। बजट की तैयारी चल रही है। हमें ये पता चलेगा कि मनरेगा में पिछले साल के बराबर ही बजट दिया गया या इस साल की जो संशोधित बजट है उसके हिसाब से बजट दिया गया। लेकिन इस बीच सरकार मनरेगा के कामकाज के रिव्यू की तैयारी भी कर रही है। एक समिति को मनरेगा के पूरे कामकाज की रिव्यू के लिए कहा गया है। ये स्कीम दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने और घटने का पैरामीटर है। ये उसका वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगारों की, अकुशल रोजगारों की मांग में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। और फिलहाल मनरेगा में जॉब्स की मांग मौजूद है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी भारी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अब मनरेगा की फंडिंग करने से हिचक रही है। और इस बार का बजट इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि मनरेगा को चलाए रखने के लिए ऐसे और पैसा देने की कोशिश की जाएगी या फिर इस स्कीम में धीरे धीरे आवंटन को सीमित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों को उनके संपत्ति मौद्रीकरण प्रदर्शन के आधार पर, संपत्ति मौद्रीकरण प्रदर्शन मतलब कि उनकी संपत्ति बेचने के आधार पर, मोनेटाइजेशन करने के आधार पर बजट समर्थन देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसके लिए एक प्लान बना रहा है। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसे लग रहा था कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी NMP के तहत इस साल के लिए तय किया गया लक्ष्य सरकार चूक सकती है। सरकार ने इस साल NMP के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक इसमें केवल 33,100 करोड़ रुपए का ही ट्रांजैक्शन हो पाया है। सर, ये नीति क्यों लाई जा रही है? ये अनोखी नीति है और अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार होगा। इसका मतलब ये समझिए कि सरकार अपने विभागों से कह रही है कि पहले अपनी संपत्तियां बेचो, तब विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लो। ये चर्चा है वित्त मंत्रालय के भीतर कि सरकार का बजट जिस तरह से दबाव में है और सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा इस 1,62,000 करोड़ रुपए के प्राइवेटाइजेशन से या संपत्तियां बेचने से आने वाला था, जिसका बहुत छोटा हिस्सा अभी आ पाया, 33,000 करोड़ रुपए के आसपास आया है। और बहुत सारी संपत्तियां अभी भी बिकने के लिए, लेकिन उनके ग्राहक नहीं मिल रहे
है, जैसा कि हमने आपसे चर्चा बैंकों के संदर्भ में की थी। बैंकों का निजीकरण नहीं हो पा रहा है, ये एक अलग चुनौती है। सरकार अपने पुल, अपने सड़क, अपनी छोटी छोटी संपत्तियां भी बेचने में मुश्किल महसूस कर रही है। तो वहाँ पर पहली बार इस तरीके के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है कि जो मंत्रालय जितना एसेट का मोनेटाइजेशन करेगा उसी अनुपात में शायद उसे बजट से फंडिंग दी जाएगी। हालांकि ऐसी किसी नीति की परंपरा बजट में नहीं है। इससे पहले तक इस तरीके की शर्तों पर बजटीय आवंटन मंत्रालयों को नहीं होते थे। विकास की योजनाएं, उनके कार्यक्रम बजट सरकारों के सालाना खर्च का हिस्सा होते थे और विनिवेश, अतिरिक्त संसाधन जुटाने का या नॉन टैक्स रेवेन्यू जुटाने का अलग हिस्सा होता था। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार बजट आवंटनों को राजस्व से, नॉन टैक्स राजस्व से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मामले में जोड़ना चाहती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये बजट में आता है तो ये लागू कैसे होगा और फिर क्या मंत्रालयों के बजट में बड़ी कटौती की जाएगी। क्योंकि हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ज़्यादातर संपत्तियां नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत बिकने आई हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों की ही है। उसमें सड़क भी है, उसमें रेलवे भी है, उसमें शिपिंग भी है, उसमें ऑयल भी है, क्योंकि वही संपत्तियां हैं जिनको सरकार बेचना चाहती है और निजी क्षेत्र से संसाधन लेना चाहती है। और यही वो क्षेत्र हैं जहां से सरकार अपना पूंजी खर्च करती है। यही वो मंत्रालय हैं जिनके जरिए सरकार कैपेक्स करती है, जिनके जरिए विकास में निवेश करती है। तो अगर यहाँ पर इनके निवेश में इनको दिए जाने वाले बजट के आवंटन में कटौती होती है तो सरकार के खर्च में हमें बजट में कमी दिखाई देगी। केंद्र सरकार के उपक्रम यानी CPSEs को वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कमाई में 57% बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान इन कंपनियों ने कुल 2,49,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि इन सरकारी कंपनियों में 59 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सर, कंपनियों के मुनाफे जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि कैपेक्स तो कर नहीं रही है, प्लॉबैक तो हो नहीं रहे इकोनॉमी में। यही वो एक और कहानी है। अभी हम लोगों को पता चला था, हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी शुभम, की सरकार सरकारी कंपनियों को यह इजाजत दे रही कि वो 1 साल के लिए अपने सरप्लस कैश रिजर्व्स को म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकें और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उसका रास्ता बढ़ाया जा रहा था। अब एक तरफ हम ये इस चर्चा में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए सरकार की कंपनियों को खर्च करना पड़ेगा, उनको निवेश करना पड़ेगा। सरकार की कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफे पर बैठी हुई, पिछले साल से उनका मुनाफा करीब 40% बढ़ा है। तो ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस बार 59,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड लिया, इन कंपनियों से लाभांश लिया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 28% ज़्यादा बढ़ा है। इन कंपनियां जिनके पास कैश रिजर्व हैं, जिनके प्रॉफिट हैं, उन्हें परियोजनाओं में पैसा लगाना चाहिए, उन्हें निवेश करना चाहिए और उन्हें निवेश करके रोजगार देने चाहिए और वैसा नहीं हो रहा। और यहाँ फिर भारतीय बजटों की और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे पुरानी और सबसे जटिल समस्या है शुभम, वो खुलकर सामने आ रही कि भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है। फंड होने के बाद भी खर्च करने की क्षमता नहीं, उनके पास खर्च करने लायक परियोजनाएं नहीं, और अगर परियोजनाएं हैं तो वो समय पर उसमें खर्च नहीं कर पाती। ये समस्या भारतीय बजटों की चिरंतन पुरानी समस्या, बीमारी है कि बजट है पर खर्च नहीं कर पाती। तो आज स्थिति है कि भारत की केंद्रीय क्षेत्र की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अच्छा मुनाफा कमा रही है, सरकार को लाभांश दे रही हैं, पर वो नई परियोजनाएं लगाने में, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाने में, नया निवेश करने में, मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने को तैयार नहीं है। इसका एक और पहलू ये भी है कि ये कंपनियां तभी निवेश करेंगी जब इनको बाजार में मांग दिखाई देगी। तो जब निजी कंपनियां निवेश नहीं कर रही तो सरकारी कंपनियां भी निवेश करने को तैयार नहीं दिखाई देती। देश के बाद अब खबरें दुनिया से। दुनिया के अधिकतर देश इस साल कोरोना के कहर से बाहर निकले हैं, लेकिन चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों पर अगर रोक नहीं लगाई तो वायरस फिर से जंगल में आग की तरह फैल सकता है। पूरी दुनिया में अगर ये वायरस फैला तो निश्चित तौर पर ये न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुरी खबर होगी, बल्कि देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बार फिर चुनौती बन सकती है। माना यह जा रहा है कि चीन में कोरोना के जितने मामले बताए जा रहे हैं, असल में संक्रमण उनसे कई गुना ज़्यादा है। मौतें भी चीन की तरफ से बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। सर, कोरोना की वापसी का खतरा कितना बड़ा है चीन में अगर देखें तो? अब जो चीन से खबरें आ रही हैं, चीन में कोरोना
होने की, चीन में कोविड के लॉकडाउन बहुत सख्त होने की खबरें तो पहले से थी, पर अब जो सूचनाएं निकल कर आ रही उससे बाजार थोड़ा थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं। आज बाजार में हमने गिरावट देखी, कमोडिटीज़ मार्केट में भी गिरावट देखी। मंदी के बावजूद ये बड़ी चुनौती है। और अब कई तरीके की खबरें वहाँ जो महामारियों के विशेषज्ञ हैं वो निकाल कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन में मौतों की संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है। हालांकि चीन में कोविड के आंकड़े और कोविड की मौतों के आंकड़े अन्य विकासशील देशों की तरह ही संदिग्ध हैं। वहाँ भी आपको ये पता नहीं चलता कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों की मौतें हुई। अब ये चर्चा हो रही कि चीन ने जो जीरो कोविड की स्ट्रांग पॉलिसी अपनाई, उससे जो लोगों के अंदर जो हर्ट क्षमता आनी थी वायरस से लड़ने की, सामूहिक रूप से जो वायरस से लड़ने की क्षमता आनी थी वो नहीं आ पाई, एक बड़ी वजह थी। दूसरे सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि चीन की वैक्सीन इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो लोगों को कोरोना से बचा सके, जबकि चीन ने एक दूसरी तकनीक की वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। जबकि दुनिया के देशों ने यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के साथ जिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया, उन वैक्सीन से लोगों के अंदर ज़्यादा बेहतर ढंग से इस वायरस को रोकने की क्षमता पैदा हुई। तीसरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया से कनेक्टेड है और चीन के ऊपर दबाव ये है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करे, कोविड की सख्ती कम करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सामान आना जाना हो सके। और अब जबकि ये कोविड वापस लौट रहा है तो फिर सामान की आवाजाही के साथ कोविड फिर वापस लौट सकता है। चीन में अब मौत की भी खबर, कोविड से लंबे समय बाद मौत की खबर भी आना शुरू हो गई है और इस पर अगले 5-6 दिन में, 7 दिनों में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क के लोग गंभीरता से ध्यान रखकर हमें नई सूचनाएं हमें मिलेंगी कि चीन के भीतर क्या चल रहा है। बैंक ऑफ जापान ने अपनी नई बॉन्ड यील्ड पॉलिसी में बदलाव करके दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी वजह से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ जापान ने 10 साल की बॉन्ड यील्ड में एक दिन की मूवमेंट कैपिंग को बढ़ाकर 50 बेसिस पॉइंट कर दिया है। पहले 25 बेसिस पॉइंट की कैपिंग थी। बैंक ने ब्याज दरों को नेगेटिव रखा है, 0.1% पर कायम रखा है। सर, ये बैंक ऑफ जापान ने क्या किया? एक दिन का मूवमेंट कैपिंग, और इससे क्या असर होगा? बैंक ऑफ जापान ने लोगों को चौंका दिया। बैंक ऑफ जापान के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी खलबली मची। उसकी वजह यह कि बैंक ऑफ जापान दुनिया का इकलौता बैंक है जो सबसे लंबे समय से इजी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, यानी जहां पर ब्याज दरें बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, हमेशा कर्ज की दरें सस्ती रखी जाती हैं। पर अब बैंक ऑफ जापान की चुनौती यह है कि जापान में लगातार महंगाई बढ़ रही है और उसमें भी बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेड महंगाई का है। जापान को महंगाई चाहिए थी, जापान को महंगाई की ज़रूरत थी ताकि थोड़ा डिमांड बढ़ सके, पर ये जो महंगाई आ रही ये खपत बढ़ाने वाली महंगाई नहीं बल्कि लागत बढ़ाने वाली महंगाई। और इसलिए जापान के सेंट्रल बैंक ने सबको चौंकाते हुए एक बॉन्ड बाइंग कार्यक्रम का ऐलान किया। जापान ने ब्याज दरें तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उसने इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बाजार में मौद्रिक प्रवाह को सीमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी जापान अब बाजार से बॉन्ड खरीदेगा। और इसके बाद पूरी दुनिया के बाजार एकदम थरथरा गए। येन की मजबूती डॉलर के मुकाबले 2% हो गई, जापान का इंडेक्स टूट गया और उसका असर हमने एशिया के बाजारों में देखा। जापान की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब महंगे कर्ज की तरफ स्थायी रूप से बढ़ना शुरू कर रही हैं। और ये अनएक्सपेक्टेड था बाजार के लिए, अप्रत्याशित चीज़ थी, इसलिए इसलिए शेयर बाजारों में भी काफ़ी घबराहट दिखाई दी। और येन की मजबूती के कारण दुनिया में जो करेंसी का संतुलन है उसमें भी एक नए किस्म का मोड़ आएगा, क्योंकि अभी तक येन कमज़ोर था और डॉलर मजबूत था, पर येन की अचानक मजबूती करेंसी के कारोबार को भी प्रभावित करेगी। चीन जापान के बाद चलिए रूसी कच्चे तेल पर G7 देशों की तरफ से लगाई गई कैपिंग के बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रूसी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई का खाका लगभग तैयार होने को है। रूसी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए पहले जो खाका तैयार किया गया था उसमें कुछ और शर्तें जोड़ दी गई हैं, इसको और ज़्यादा पुख्ता मजबूत बनाया गया है। माना जा रहा है कि रूस की तरफ से उन देशों को तेल की सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी जाएगी जिन्होंने रूसी कच्चे तेल के भाव पर कैपिंग का समर्थन किया है। G7 देशों ने 5 दिसंबर को रूसी कच्चे तेल के भाव पर $60 प्रति बैरल की कैपिंग लागू की थी। सर, क्या कानून बना रहा है रूस ने कानून बनाया जिसकी संभावना पहले से थी। रूस ने अपनी प्रतिक्रिया जो कैपिंग लगाएगी उस पर तैयार कर ली है। रूस एक कानून बना रहा है, अगले साल जुलाई से उन सारे देशों को जो प्राइस कैपिंग का समर्थन करेंगे उन्हें कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी जाएगी। ये पहली बार ऐसा होगा जब रूस एक कानून बनाकर दुनिया के देशों को कच्चे तेल की आपूर्ति रोकेगा। और इस कानून के बाद अब
इसकी प्रतिक्रियाएं दुनिया के तमाम देशों की तरफ से अलग अलग देखने को मिलेंगी, जिससे भारत ने कैपिंग का समर्थन नहीं किया है, चीन ने कैपिंग का समर्थन नहीं किया है, पर यूरोप के और बाकी कई देश कैपिंग के साथ हैं। लेकिन ये संकेत बाजार के लिए तेल बाजार के लिए की कीमतें बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं। यदि चीन में कोविड का खतरा ना हुआ होता तो इस समय तेल बाजार में हम तेज़ी देख रहे होते और अच्छी खासी तेज़ी देख रहे होते, क्योंकि अगले एक साल में जब पूरी दुनिया में मांग घटने की संभावना है कच्चे तेल की, तो उसके साथ रूस की आपूर्ति भी बंद होने की संभावना दिखाई दे रही, और इस हिसाब से तेल बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन कीमतें बढ़ाने के पक्ष में जाने वाला है। और हमें पता है कि तेल बाजार मांग और आपूर्ति को लेकर बेहद संवेदनशील है, पर इस समय एक फैक्टर क्रूड बाजार को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और चीन में वो कोविड की बड़ी वापसी है। नहीं तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90 के आसपास होती, कीमतें $80 के आसपास अभी भी बनी हुई हैं। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था वह लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का कहना है कि अगले साल जून तक 7 वर्षों में किसानों की कमाई 70% बढ़ोतरी का अनुमान है। रमेश चंद्र ने किसानों की आय का लक्ष्य पूरा नहीं होने की वजह कृषि सुधार कानूनों के लागू नहीं होने को बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून अगर लागू होते तो किसानों की आय में अतिरिक्त 21% की बढ़ोतरी हो सकती थी। सर, पहला सवाल, आय बढ़ाने का लक्ष्य था क्या? ये शायद भारत में कृषि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सुधार था। अब जबकि हम बजट के करीब बढ़ रहे हैं और इसके बाद जो बजट आएगा वो बजट इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसके बाद अगली सरकार आएगी, तो भारत में किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य की विफलता स्वीकार कर ली गई। लक्ष्य ये था कि 2015-16 के मूल्यों पर, यानी 2015-16 में जो महंगाई दर थी उसके आधार पर किसानों की जो कृषि आधारित इनकम थी वो 58,246 रुपये थी, जिसे 2022-23 तक बढ़ाकर कांस्टेंट प्राइसेस पर, स्थायी मूल्यों पर 1,16,165 रुपये किया जाना था कृषि से होने वाली आय, यानी जो खेती से होने वाली आय। इसके अलावा किसानों की आय में एक और कंपोनेंट होता है जिसको नॉन फार्म इनकम कहते हैं, यानी गैर कृषि कामों से होने वाली आय, जिसमें कि मजदूरी और बाकी सारे काम शामिल हैं। इसे नेशनल लेवल पर 96,703 रुपये का लेवल था, जो NSSO के एस्टीमेट के आधार पर 2015-16 में लगाया गया था। इसे बढ़ाकर 1,72,694 रुपये ले जाना था। अब सरकार ये मान रही है, नीति आयोग ये मान रहा है कि किसानों की इनकम दोगुनी करने का लक्ष्य फिलहाल हासिल नहीं हो सका है, और इसमें इसे 70% हासिल किया जा सका। हालांकि इस पर विवाद है, क्योंकि सरकार ये बताएगी कि वो आय बढ़ाने के इस स्तर तक कैसे पहुंची, क्योंकि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स गांव से दिखाई देते हैं, वेजेस बढ़ने के, रूरल एरिया में समृद्धि बढ़ने के वो इंडिकेटर्स इस आंकड़े को भी शायद सपोर्ट नहीं करेंगे कि भारत में किसानों की आय में 70% की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये लक्ष्य हासिल करने के अलग अलग हिस्से क्या थे? किस किस तरीके से तैयारी हो रही थी, कोशिश की जा रही थी? 2 अलग अलग चीज़ों पर चर्चा हुई। पहला, शुरुआती चर्चा ये थी कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी फसलों की कीमत बेहतर करके। एक लंबी बहस चली भारत में। फिर उसके बाद पहले सरकार ने समर्थन मूल्यों में बड़ी बढ़ोतरी की, जब उसके बाद फिर समर्थन मूल्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया को सही नहीं माना गया और उसे बाजार में कम रखा गया। फिर समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। फिर बाद में सरकार ने बीच में ये तर्क भी दिया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल फसलों की कीमत बढ़ाना ही एक रास्ता नहीं है, किसानों के लिए लागत कम करना भी, उनके कच्चे माल की लागत कम करना या जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसकी लागत कम करना भी बेहतर है। और बार बार इस बात को कहा गया सरकार की तरफ से कि उर्वरक की, बाकी सेवाओं की लागतें कम की जाएंगी। लेकिन अब इस समय स्थिति यह है कि किसान जिस भी उपकरण का, जिस भी कच्चे माल का, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, चाहे वो डीजल हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, इनकी सबकी लागत में बढ़ोतरी हुई। और शायद यही वो वजह थी कि किसानों की आय अगर बढ़ने की कोई गुंजाइश भी दिखाई दे रही थी तो बढ़ती हुई लागतों के कारण ख़त्म हो गई। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखने के बाद भी सरकार को किसानों को किसान सम्मान निधि देनी पड़ी, और बाद में सरकार को किसानों की आय में सीधा दखल देना पड़ा, यानी तिमाही आधार पर उन्हें पैसा देना पड़ा। सर, अब मौजूदा स्थिति अगर देखें तो आय बढ़ाई कैसे जा सकती है? क्या सबसे मुफीद, सबसे अच्छा विकल्प है?
दुविधा सरकार की सबसे बड़ी ये है कि किसानों की आय बढ़ाते समय उसे ये देखना होता है कि बाजार में फसलों की कीमत क्या है, क्योंकि एक तरफ खड़ा होता है उपभोक्ता जो किसान भी है और दूसरी तरफ किसान प्रोड्यूसर के तौर पर खड़ा होता है। और किसान एक अनोखी भूमिका में होता है भारत में, एक तरफ वो प्रोड्यूसर है और एक तरफ वो कंज्यूमर है, और उसके सामान की कीमत नहीं बढ़ती पर उसके खपत वाले सामान की कीमत बढ़ना शुरू होती है। और ये भारत की कृषि व्यवस्था की सबसे बड़ी दुविधा है। आदर्शवादी स्थिति में बहुत सारी तरीके, बहुत सारे प्रयोग भारत में चर्चाओं में हैं, पर यहाँ सबसे बड़ी तात्कालिक दखल जो शायद सरकार कर सकती है वो लागत कम करके कर सकती है। कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लागत अगर कम की जाए, जिस पर महंगाई का बड़ा असर पड़ता है, तो शायद किसानों को थोड़ा लाभ मिल सकता है। पर लंबी अवधि में भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत में लोगों की खपत बढ़ाई जाए, उनके खाने में खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड के सामानों की डिमांड बढ़े और भारत में जो कच्चे भोजन से तैयार भोजन की तरफ जाया जाए, जहां से वैल्यू एडिशन हो सकता है। ये दूसरा रास्ता ये है कि भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करे। निर्यात की दृष्टि से साल किसानों के लिए और ज़्यादा खराब साबित हुआ, क्योंकि हमने पहले देखा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर उसके बाद धान के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, चलते चलते मक्के के निर्यात पर प्रतिबंध की संभावना भी दिखाई दे रही। तो अब जहां पर जबकि भारत में समर्थन मूल्य बढ़े हैं, उसके बाद भी किसानों की आय में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। तर्क सरकार की तरफ से दिया गया कि जो बड़े सुधार किए गए थे उन्हें वापस लेना पड़ा। हालांकि उन सुधारों का प्राइस फैक्टर क्या था, उससे कमाई कैसे बेहतर हो सकती थी, इस बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। क्या ये स्वीकारोक्ति इस बजट में शुभम किसानों को दी जाने वाली समर्थन राशि में बढ़ोतरी की तरफ ले जाएगी? क्या सरकार इस साल किसानों को मिलने वाली समर्थन जो राशि है, जो किसान सम्मान निधि, उसमें बढ़ोतरी करेगी? ये बात हमारे लिए बजट में देखने वाली होगी। जब सरकार मान रही कि किसानों की आय नहीं बढ़ी है, तो क्या जो सीधा दखल किया जा रहा है बजट से उसे बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। अब समय मनी सेंट्रल झटपट का। आने वाले बजट में रेल यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इसके अलावा माल भाड़े भी नहीं बढ़ेंगे। 2014 से रेल माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई और बीते 3 सालों से यात्री किराए भी नहीं बढ़े हैं। दूसरी खबर IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। इस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर 0 फीस बैंकिंग देने की घोषणा की है, यानी कि मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तब भी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। आमतौर पर इसके अलावा भी 25 ऐसी बैंकिंग सुविधाएं हैं जिन पर यह बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा, जिसमें IMPS, RTGS, NEFT तमाम सेवाएं हैं। तीसरी खबर मून लाइटिंग से। नौकरी में रहते हुए ऑफिस के बाद अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं यानी मून लाइटिंग करते हैं, तो कर्मचारियों को सरकार की तरफ से अपना स्पष्ट रुख दिखाया गया है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में कहा गया कि मून लाइटिंग के दौरान कर्मचारी ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनकी कंपनी के हित प्रभावित हो, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। एक और खबर ट्विटर से। ट्विटर यूजर ने कंपनी के CEO एलन मस्क से CEO का पद छोड़ने के लिए कहा है। मस्क ने ट्विटर पर एक पोल किया। पोल में यूजर से पूछा क्या उन्हें CEO का पद छोड़ देना चाहिए या इस पर बने रहने चाहिए। मस्क ने यह भी कहा था कि पोल के जो भी नतीजे होंगे मैं उन्हें मानूंगा। पोल में लगभग 58% लोगों ने कहा कि आपको CEO का पद छोड़ देना चाहिए। सर, इन झटपट खबरों पर आपकी कोई त्वरित झटपट टिप्पणी? 2 खबरें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली चीज, IDFC बैंक भारत के बैंकिंग बाजार में एक नए तरीके का प्रयोग शुरू कर रही है और यहाँ से बड़े बैंकों के लिए चुनौती है। करीब 25 कॉमनली यूज्ड सर्विस जिनका इस्तेमाल लोग करते हैं, IDFC बैंक ने उन पर लगने वाले अलग अलग चार्ज विड्रॉ कर लिए हैं, हटा लिए हैं, उन्हें एक तरीके से मुफ्त कर दिया और बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ IDFC बैंक के बता रहा है कि हम 0 फीस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं। छोटे बैंकों के लिए करना आसान है। छोटे बैंकों को बाजार में ग्राहक जुटाने के लिए, डिपॉजिटर्स जुटाने के लिए ये करना संभव है, पर क्या बड़े बैंक ऐसा कर पाएंगे? और क्या रेगुलेटर RBI इसकी इजाज़त देगा कि छोटे बैंक इस तरह से बड़े बैंकों से ग्राहकों को प्रतिस्पर्धा दें? हमें देखना होगा, पर यह दिलचस्प जद्दोजहद बाजार में शुरू हो रही है। और दूसरी टिप्पणी के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर इलॉन मस्क को लेकर है। इलॉन मस्क ट्विटर और टेस्ला के बीच में बुरी तरह उलझे दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क ने जब कहा कि ट्विटर के CEO का पद छोड़ने के लिए पोल आया और जिसमें लोगों ने हटाने के लिए कहा, तो टेस्ला के तरफ थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनके दोनों प्रोजेक्ट उनके फैसलों से फंसे हुए हैं। हालांकि एलन मस्क अपने वोटर्स की बात मानेंगे और पद छोड़ेंगे ये पता नहीं है, पर ट्विटर दुनिया के बाज़ारों में ट्विटर और टेस्ला आने वाले समय में काफ़ी करीब से देखी जाने वाली कंपनियां होंगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ी उठापटक भीतर से चल रही है।
आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, फिर कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल है।